सो हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और आज इस चैप्टर को हम वन शॉट रखने वाले हैं। वन शॉट मतलब एक ही वीडियो में आपकी पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो रखेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से ईजिली समझ आए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी वरना बड़ी होगी तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिसोर्सेज का डेफिनेशन। तो रिसोर्स जो है वो होता क्या है, ये रिसोर्स है क्या। देखिए, कोई भी ऐसी वस्तु जो कि मेरे को इन्वायरमेंट से मिल रही है और जिसको यूज़ करके मैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ। बट एक कंडीशन है कि जिस चीज़ को मैं इन्वायरमेंट से पाकर अपनी नीड्स को सेटिस्फाई होने की बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ से मैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने की बात कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वो इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। ठीक है। और तीसरा, वो मेरे कल्चर में फिट बैठने चाहिए, मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए। ठीक है। ऐसी जो चीज़ होगी इसको मैं क्या बोलूँगा, रिसोर्स बोलूँगा। ठीक है। उसका आएगा रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। रिसोर्सेज जो है उनको 4 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है। सबसे पहला उनके ओरिजिन के बेस पे, दूसरा उसके एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, तीसरा उनके ओनरशिप के बेस पे, और चौथा उनके स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे। एक एक करके सबको देख लेते हैं। ओरिजिन के बेस पे हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक है। बायोटिक मतलब अगर वो रिसोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है तो वो मेरा बायोटिक हो जाएगा, अगर वो नॉन लिविंग से आ रहा है वो एबायोटिक हो जाएगा। दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर जो हमारा रिसोर्स होगा या तो वो रिन्यूएबल होगा, मतलब उसको मैं फिर से रिन्यू कर सकता हूँ, या फिर वो नॉन रिन्यूएबल होगा, मतलब कि एक बार वो एक्सटेंट हो गया, एक बार वो जो रिसोर्स है वो खत्म हो गया तो उसको मैं बाद में कहीं से नहीं ला सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए फॉसिल फ्यूल्स है हमारे। ठीक है। तीसरा है ओनरशिप के बेस पर। ओनरशिप के बेस पर मैं इसको 4 पार्ट में कैटेगराइज कर सकता हूँ। कौन कौन सा, इंडिविजुअल, ठीक है, और कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, ये हमारे ओनरशिप के बेस पर है। इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल है, जैसे आप हो, मैं हूँ, आपके पिताजी है, आपकी माताजी है। ठीक है, कोई भी अगर कोई रिसोर्स को ओन करता है तो वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। ठीक है। दूसरा किसी कम्युनिटी के बेस पे। ठीक है, जैसे एक कम्युनिटी है वो कोई रिसोर्स को ओन करती है वो तो कम्युनिटी ओनरशिप हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि कुछ रिसोर्सेस होते हैं जो एक पूरा नेशन जो होता है, एक नेशन ओन करता है। ठीक है, वो हमारा नेशनल रिसोर्स हो जाएगा। और कुछ रिसोर्सेज होती है वो किसी के नहीं होते, मतलब वो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो जाएंगे। उसके बाद आ गया स्टेटस के बेस पर, मतलब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर रिसोर्स। तो रिसोर्स को स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर मैं पोटेंशियल, डेवलप्ड और रिजर्व में कैटेगराइज कर सकता हूँ। अब ये चीज़ें क्या है, देखिए, पोटेंशियल का मतलब होता है कि एक प्लेस है, एक जगह है, जैसे कि बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन जगहों पर जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज तो अवेलेबल है लेकिन मैं उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, फॉर सम रीजन मैं उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। वहीं पर हमारे पास डेवलप्ड रिसोर्सेज आ गए। डेवलप्ड रिसोर्सेज मतलब उन रिसोर्सेज को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, और उनको मैं यूज़ भी कर रहा हूँ। ठीक है, वो हमारे डेवलप्ड रिसोर्स हो गया। उसके बाद आ गया रिजर्व। रिजर्व मतलब कि हमें किसी जगह पर पता है कि भाई रिसोर्स है लेकिन उसको मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके मैं उस जगह से जो रिसोर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, या फिर शायद उसका टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट भी दिख रहा होगा रिसोर्सेज का। ठीक है, रिसोर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमंस। देखिए, ह्यूमंस देमसेल्फ आर क्या, रिसोर्सेज। ठीक है, हम ह्यूमन जो है वो खुद एक रिसोर्स है। ठीक है। देखिए, नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिनको मैं रिन्यू कर सकता हूँ, और नॉन रिन्यूएबल जिनको मैं रिन्यू नहीं कर सकता हूँ। रिन्यूएबल जो होते हैं वो फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई हो सकते हैं, एक जो कंटिन्यूस होते हैं और एक जो बायोलॉजिकल होते हैं। ठीक है, जैसे सन रेज है, सन की जो रोशनी है वो कैसी है, ये कंटिन्यूस है। ठीक है, ये किसी ने पैदा थोड़ी किया, ये बायोलॉजिकल थोड़ी है, बल्कि ये कंटिन्यूस है, या मतलब ये फ्लो है। ठीक है। बायोलॉजिकल जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन हो गया या फिर वाइल्ड लाइफ हो गया। बायोलॉजिकल मतलब पेड़ पौधे हो सकते हैं या फिर कोई जीव जंतु हो सकता है, ये भी तो रिसोर्स हो सकता है ना। उसके बाद आगे नॉन रिसाइकलेबल। नॉन रिसाइकलेबल मतलब नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, एक जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। रिसाइकल मतलब उनके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करके फिर से हम उनको यूज़ कर सकते हैं।
उनका पुराना फॉर्म नहीं होगा लेकिन उनके नए फॉर्म में हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेटल्स, और नॉन रिसाइक्लेबल में जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी इसका एग्जांपल दिया था नॉन रीन्यूएबल में, ठीक है। आप चलिए, ह्यूमन जो होते हैं उसमें भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और क्वांटिटी एंड क्वालिटी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या क्या होगा, इसमें हमने क्या पढ़ गया, यहाँ हमने रिसोर्स का डेफिनेशन पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब मेरे को आप थोड़ा 2 मिनट दीजिए, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ और फिर से कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी, तो हमने रिसोर्स पढ़ लिया कि रिसोर्स होता क्या है, और उसके बाद हमने उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज होती हैं, कि जो रिसोर्स है वो एक फ्री गिफ्ट नहीं है, फ्री गिफ्ट नहीं है नेचर की तरफ से, ठीक है। रिसोर्सेज जो होती हैं वो नेचर का फ्री गिफ्ट नहीं होता, ठीक है। लोग कुछ होते हैं ऐसे जो इसको फ्री गिफ्ट समझकर इसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, मिस एक्सप्लॉइटेशन, या फिर बहुत ज़्यादा ही मिस यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला कि अगर मैं रिसोर्सेज का मिस यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले रिसोर्सेज जो होंगे उनके अंदर डेप्लीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। डेप्लीशन मतलब कि भाई ये जो रिसोर्स है वो केवल एक ही पर्सन की नीड्स को फुलफिल कर पा रही है, ठीक है। ये केवल एक ही पर्सन की नीड्स को फुलफिल कर पा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर कोई रिसोर्स बहुत ज़्यादा कम होगा वो केवल उन्हीं आदमी के हाथ में रह जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा दूसरा है कि जो ये रिसोर्सेज है ये हमारी सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे? देखिए, रिसोर्सेज जो होते हैं वो केवल कुछ लोगों के हाथ में होते हैं, ठीक है। और वो लोग कौन होंगे जिनके पास रिसोर्सेज होगा, वो होंगे रिच लोग, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो सोसाइटी अंदर है, जो सोसाइटी है उसके अंदर एक गैप देखने को मिल जाएगा, जिस गैप को हम कहते हैं हैव्स एंड हैव नॉट, मतलब रिच एंड पुअर का गैप देखने को मिल जाएगा, हैव्स और हैव नॉट का गैप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं और कुछ लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। अब लोग इसका मिसयूज तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इस मिसयूज से हमें क्या बुरी चीज़ें हमारे को फेस करनी पड़ेगी वो हमको इग्नोर कर देते हैं, वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि अगर ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हम कर देते हैं तो आपको ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी देखने को मिला था अभी, ठीक है। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगा दी जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आपने क्या देखा था, ओजोन लेयर का डिप्लीशन। एक और प्रॉब्लम भी आ गई थी अभी थोड़ी देर पहले जिसको मैं ग्लोबल वार्मिंग कह रहा था, ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन है वो भी कहाँ से आ रहा है, जब मैं रिसोर्सेज का मिस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक देखा कि भाई कैसे लोग जो है रिसोर्सेज का मिस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे को इस रिसोर्सेज को एक सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ मुझे एक ऐसा प्लान लाना होगा जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस को प्रमोट करे, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप रिसोर्स का यूज़ करो, कोई बात नहीं, आप डेवलपमेंट करो, विकास करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लेकिन आप जो नेचर है उसका भी ख्याल रखिए, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। मतलब आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप नेचर को ध्यान में रख के डेवलपमेंट कीजिए। डेवलपमेंट जरूरी है क्योंकि हमारे ग्रैंड सन्स होंगे उनको भी रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है, इसलिए हमें उनका मिस यूज़ नहीं करना और डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है। तो उस टाइम में जो डेवलपमेंट हम करेंगे वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उस टाइम पर जो डेवलपमेंट हम करेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक है जी। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर मैं बोलूँ तो क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सबमिट्स हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहली सबमिट जो आपके एग्जाम और
एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। देखिए, रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट, ये 1992 में हुआ था ब्राज़ील के अंदर। ठीक है, 1992 में ब्राज़ील के अंदर हुआ था। इसके अंदर 100 कंट्रीज जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसके अंदर 100 कंट्रीज थी जो पार्टिसिपेट किया था, और ये पहला वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। ठीक है, ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट थी जो रियो डी जेनेरियो एक जगह है ब्राज़ील के अंदर, 1992 में वहां पर बुलाई गई थी। ठीक है, इस जो मीटिंग थी, ये जो मीटिंग थी जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसके अंदर क्या बात किया गया था? उसके अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर बात की गई थी पहली बार। ठीक है, उसके अंदर एक एजेंडा लाया गया था, उस एजेंडा का नाम था एजेंडा 21। अब इस एजेंडा 21 पर आप, ये जो एजेंडा 21 है, ठीक है, इसके ऊपर, इसको लेकर, ठीक है, यूएनसीडी के अंदर भी बात हुई थी। ठीक है, यूएनसीडी क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, 1992 में ही ये डिक्लेरेशन हुआ गया था। ठीक है, ये डिक्लेरेशन कहाँ हुआ था? यूएनसीईडी में। ठीक है, यूएनसीईडी के अंदर ये जो हमारा एजेंडा 21 है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इसके अंदर था क्या? तो इसके अंदर आप देखोगे तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा रिसोर्सेज का प्लानिंग हो गया। ठीक है, रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करनी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाइज हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात की हमने। अब हम पढ़ेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग क्या है। ठीक है, देखिए, इंडिया के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, इनके अंदर आपको कोयल डिपॉजिट्स, कोयला जो है, कोयला जिसको हम कहते हैं, और जो मिनरल्स है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, लेकिन हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल ही नहीं है। है ना? और जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ठीक है, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में आपको बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती मिलेंगी, तो वहाँ पर मैं विंड एनर्जी को देख सकते हैं हम, वहाँ पर हम विंड एनर्जी को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्चर देखने को मिलेगा। कल्चर मतलब लोग जो है उन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रखा है, वहाँ लोगों ने अपने कल्चर को बचा रखा है, बचा रखा है। ठीक है, आज के डेट में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी वजह से जो कल्चर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बट जो लद्दाख है उनके वहाँ पर कल्चर को प्रिजर्व कर रखा है। लेकिन वहाँ पर पानी की कमी है ना? लेकिन वहाँ पर जो डेफिशिएंसी है वो किस चीज़ की है? पानी की है। ठीक है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की है, क्योंकि भाई वहाँ पर पूरे पहाड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, अब इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें एक क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिसोर्स की प्लानिंग इंडिया में क्या होनी चाहिए? तो रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, जिसको हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहला कि भाई चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, पहला पॉइंट। सबसे पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उसकी मैपिंग करो कि भाई कौन सी जगह पर मिनरल्स या कौन सी जगह पर रिसोर्सेज अवेलेबल है, किस टाइप की। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? पहला पॉइंट। दूसरा, दूसरा कि हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। ठीक है, कि भाई कैसे मैं उस रिसोर्सेज को, उस रिसोर्स को उस जगह से एक्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि जो मेरा ये इकोनॉमिक प्लानिंग है, और जो मेरा नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ इसको मर्ज करना। ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए, बुक में क्या लिखा है ये 3 पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? तीसरा प्लान हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा तीसरा प्लान, तीसरा पॉइंट हो गया रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का। ठीक है, देखिए,
दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि भाई जो एरिया हमारे, जो भी वो एरिया हमारे इंडिया के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन के अंदर आता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन के अंदर आता है, समझ गया? और रिसोर्सेज को मैं तभी तो यूज़ कर पाऊंगा जब मेरे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप करके देंगे गवर्नमेंट, तभी तो मैं उन रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा, तभी उस रिसोर्स को मैं यूज़ कर पाऊंगा, ठीक है? तो ये दिक्कत है इंडिया के अंदर, ठीक है? अब हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मतलब उन रिसोर्सेज को बचा कर रखना भी तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर ओवर यूटिलाइजेशन हो गया रिसोर्सेज का तो सोशल और इकोनॉमिक या फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को हम फेस करना पड़ेगा, ठीक है? अगर जो हमारे पास रिसोर्सेज है जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए, अगर उनका ओवर यूटिलाइजेशन हो गया तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले देखेंगे सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उसके बाद देखेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है? सबसे पहले अमीर गरीब का जो गैप है वो क्रिएट होगा, उसके बाद एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? इसके लिए गांधी जी ने क्या कहा है, एक मिनट, ठीक है, इसके लिए गांधी जी ने एक वर्ड कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी, एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, ठीक है? कि भाई ये हमारा जो नेचर है ये हम सबकी नीड्स के लिए सब चीज़ें दे रहा है, लेकिन अगर आप ग्रीडी हैं तो ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी। मतलब क्या है कि नेचर जो है वो हम सबके लिए है, ठीक है, ना कि किसी एक पर्सन के लिए जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, ठीक है? एक और पॉइंट जो आपको बाद में एक बुक में भी देखने को मिलेगी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के अंदर, वो था कि मास प्रोडक्शन, ठीक है, एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी रिसोर्स है उसका मास प्रोडक्शन हो, वो मास प्रोडक्शन को नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि उसी चीज़ का प्रोडक्शन जो है, इसी चीज़ का प्रोडक्शन बहुत सारे लोग करें, वो मास पॉपुलेशन प्रोडक्शन के बारे में ध्यान देना चाहते थे, मास प्रोडक्शन बाय पॉपुलेशन, ठीक है, वो मास प्रोडक्शन बाय पॉपुलेशन पे ध्यान देना चाहते थे गांधी जी, ठीक है? एक ऐसा ही एक इंटरनेशनल लेवल पर एक क्लब ऑफ रोम है जो कि रिसोर्स कंजर्वेशन पे बात करता है, ठीक है? पहली बार इसका इस्टेब्लिशमेंट 1968 में हुआ था, ठीक है? जो क्लब ऑफ रोम है उसका इस्टेब्लिशमेंट 1968 में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? और जो मैंने ये बात किया था कि मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस, उसको 1974 में गांधीयन फिलॉसफी बोलकर एक बुक है, ठीक है, एक एक राइटर है, एक आदमी थे वहाँ पे, उनका नाम था सुकुमार, ठीक है? उन्होंने एक बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में ये गांधी जी की फिलॉसफी को प्रेजेंट किया 1974 में, ठीक है? ठीक है, अब एक ऐसा ही एक और रिपोर्ट आया, ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 के अंदर, ठीक है? इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। किस चीज के बारे में बात किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, समझ गए? और इसके ऊपर एक बुक लिखी गई, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है? इस चीज को एक बुक में पब्लिश किया गया, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है? और फिर उसके बाद एक और अर्थ सबमिट हुआ, रियो डी जेनेरियो, जो कि 1992 में हुआ था, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था, ठीक है? चलिए अब हम पढ़ने वाले लैंड रिसोर्सेज के बारे में। देखिए लैंड रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? देखिए जहां पर हम रहते हैं, एक बार इन सबको इरेज कर रहा हूं मैं, जहां पर हम लोग स्टे करते हैं, जहां पर तुम्हारा स्कूल है, जहां पर कॉलेजेस है, जहां पर फॉरेस्ट है, ठीक है, ये सब जहां पर नदियां हैं, पहाड़े हैं, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, ये सब भी कहां पर है? ये सब भी एक जमीन के ऊपर है, ठीक है? और वो भी हमारे लिए एक प्रकार का रिसोर्स है, ठीक है? तो जो हमारा लैंड रिसोर्स है वो नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी हमारा लैंड रिसोर्सेज ही सपोर्ट करता है, ठीक है? अगर लैंड रिसोर्स नहीं होगा तो भाई ना ही वेजिटेशन को हम ग्रो कर पाएंगे, ना ही वाइल्ड लाइफ से मैनेज कर पाएंगे, ना ही ह्यूमन लाइफ को मैनेज कर पाएंगे, ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, एंड ना ही ट्रांसपोर्ट और ना ही कम्युनिकेशन को, ठीक है? तो लैंड रिसोर्स जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? इंडिया के अंदर जो लैंड है वो अलग अलग पार्ट में है, जैसे कि कुछ माउंटेन्स में है, कुछ प्लेट्यूज में है, कुछ प्लेन्स में है, कुछ आइलैंड्स में है, ठीक है?
उसी प्रकार से इंडिया जो है उसके अंदर जो 43% एरिया है लैंड का वो प्लेन्स है। इंडिया के अंदर अगर टोटल जितना एरिया है उसमें से 43% जो है वो क्या है हमारे पास, वो प्लेन्स है। अब प्लेन्स क्या होती है ये तो मत पूछिएगा यार, ये तो 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो प्लेन्स क्या होते हैं। और अगर आपने फिर भी नहीं पढ़ा है तो आप मेरा मेरा वीडियो है 9th क्लास का, वो आप देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो प्लेन्स क्या होते हैं ये समझ आ गया। उसके बाद 30% हमारे पास माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे और 27% प्लेट्यूज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब इस लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, मतलब जो लैंड है इसको अलग अलग पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, वो बंजर ज़मीन होते हैं या फिर वेस्ट लैंड होते हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए नहीं होते, जिन पे बिल्डिंग्स बनाई जाती है, रोड्स बनाई जाती है, फैक्ट्रीज बनाई जाती है, ठीक है। ये भी एक प्रकार के लैंड यूज़ के अंदर ही तो आएगा, हाँ या ना जी, समझ गए। उसके बाद आ गया कल्टीवेटेड लैंड, ठीक है। कल्टीवेटेड लैंड जिसके अंदर से हमने फैलो लैंड को अलग कर रखा है। फैलो लैंड क्या होता है पहले ये समझते हैं। फैलो लैंड क्या होता है, देखो, किसान खेती करता है, खेती करने के बाद कुछ जमीन होती है जिसको 1 साल 2 साल के लिए छोड़ देता है, वो अनकल्टिवेटेड रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस लैंड है, वो फैलो लैंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। कुछ अदर कल्टीवेटेड लैंड के अंदर जैसे आपके पास दिखेंगे कुछ ऐसे एरिया जहां पर केवल घास फूस उगता है और उसमें गाय और बकरी या भेड़ बकरी ये सब जो कैटल्स होते हैं उसको खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पेस्चर या फिर ग्रेजिंग लैंड हो गया। दूसरा, जमीन जो है कुछ ऐसे, कुछ आपने देखा होगा गांव के अंदर लोग जो होते हैं वो बगीचे लगाते हैं, मतलब मिसलेनियस ट्रीज को उगाते हैं, ठीक है, जो कि नेट शोन एरिया के अंडर नहीं होता। नेट शोन एरिया मतलब क्या होता है कि 1 साल के अंदर जो आपने एक एरिया में फसल उगाया वो हमारा नेट सोन एरिया होता है, ठीक है। तो आपने कोई पेड़ उगाया तो वो हमारा नेट सोन एरिया के अंदर थोड़ी आएगा, जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स हो जाएंगे। जैसे मैंने आम का पेड़ लगा दिया, जैसे आपने गांव में बगान देखा होगा, बगीचे कहते हैं जिसको। दूसरा है कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, जिसको मैं 5 साल से ज़्यादा, ठीक है। अब फेलो लैंड और कल्चरेबल वेस्ट लैंड के अंदर में डिफरेंस समझिए। वो लैंड जो कि 5 साल से अधिक टाइम के लिए छोड़ दिया गया है बिना खेती किए, वो हमारा कल्चरलेबल वेस्ट लैंड की कैटेगरी में आता है। फेलो लैंड क्या होते हैं, फैले लैंड जो होते हैं वो 1 साल या 1 साल से कम के लिए जिसको हम छोड़ देते हैं बिना खेती किए, वो हमारे फेलो लैंड होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फेलो लैंड के अंदर पहला वो आ गया पॉइंट। दूसरा, अदर देन करेंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर्स। देखिए ये वाला पॉइंट जरा, एक मिनट, जरा इसका पॉइंट सी और इसका पॉइंट बी को समझिए। जो तीसरे का पॉइंट नंबर सी है वो कहता है कल्चरलेबल वेस्टलैंड, जिनको मैं 5 साल से प्लस टाइम के लिए उसमें मैंने खेती नहीं किया, 5 साल या 5 साल से अधिक टाइम तक मैंने उस पर खेती नहीं किया। उसके बाद आगे चौथा पॉइंट का बी, वो कहता है कि वो फेलो लैंड जो कि 1 से 5 साल के अंदर मैंने खाली छोड़ा है, ठीक है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड वो 5 साल या 5 साल से अधिक, और ये होता है 1 से 5 साल के बीच में, समझ गया। तो ये भी एक हमारा जगह को घेर रखा है, लैंड का यूटिलाइज कर रखा है, ठीक है। पांचवा है नेट सोन एरिया, ठीक है। तो वो फिजिकल लैंड जिसपे मैंने क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर रखा है वो हमारा होगा नेट सोन एरिया। वो क्या होगा हमारा नेट सोन एरिया, ठीक है। हमारे कुछ वही उसी प्रकार के कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिन पे मैं एक या एक से ज़्यादा बार फसल करता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। मेरे पे जैसे ज़मीन है, मैंने इसमें 2 फसलें उगा दी, तो ये हमारा होगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, समझ गया। 1 साल के अंदर मैंने इसके अंदर 2 फसलें उगा दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, समझ गए। अब इंडिया के अंदर जो लैंड यूज है उसका पैटर्न कैसा है, चलिए इसको समझते हैं। वही चीज़ है जो मैंने ही बताया, बस उसको हमने परसेंटेज में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ लिख रखा है कि यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखो लैंड यूज जो है वो किस पर निर्भर करता है, सबसे पहले वहाँ की टोपोग्राफी, मतलब उसकी मिट्टी कैसी है। दूसरा,
भाई जहाँ पर वो लैंड है उसका क्लाइमेट कैसा है। अब एक ऐसा बताओ, एक ऐसा एरिया जो कि रेगिस्तान के अंदर है, क्या वहाँ पर तुम खेती कर सकते हो? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, उस पर आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे पहले उस ज़मीन के ऊपर, तब आप शायद पॉसिबल है कि आप खेती कर पाओ, रेयर चांस है। ठीक है। तीसरा है सॉइल टाइप, कि भाई कौन से प्रकार का सॉइल है। ठीक है, अब फसल जो होती है वो मिट्टी को देख कर उगाई जाती है। ठीक है। तीसरा है ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो उस एरिया में आप खेती नहीं कर सकते, आपको उस एरिया में भाई क्या बनाना पड़ेगा, आपको उस एरिया में हैबिटेट बनाना पड़ेगा, रहने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है। टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है उस चीज़ को एक्सेसिबल कर पा रही है या नहीं, पहले ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, कि जिस लैंड को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ क्या मैं उसको टेक्नोलॉजी के हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको यूज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है। और तीसरा आपको पता ही है कल्चरल। ठीक है, कि वो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, क्या पता कोई ज़मीन है वो श्रापित है तो वो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोगों ने मन में एक मिथ बिठा रखा होगा। ठीक है। देखो इंडिया के अंदर टोटल जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो आप बचपन से पढ़ते हुआ है वो आई होप आपको याद भी होगा, आपने तो रट्टा मार लिया होगा अब तक। ठीक है, लेकिन इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से केवल 93% जो, सॉरी 39 हो गया, केवल 93% जो लैंड है उसके यूज का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसके ज़्यादा का हमें अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहाँ पे हमने सर्वे नहीं किया, जैसे कि आसाम हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने सर्वे नहीं किया, और कुछ ऐसे एरियाज जो कि चाइना ने और पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा, उनको भी हमने सर्वे नहीं किया। ठीक है, चलिए, तो ये है 1960 और 61 का डेटा, और ये है 2019 और 2020 का डेटा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है वो 45% है, और यहाँ पर नेट सोन जो एरिया है वो 45% है। देखा कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, समझ गए। आपको यहाँ पे फॉरेस्ट 18% दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 14 फॉरेस्ट जो है 23% दिख रहा होगा 2029 और 2020 के अंदर। ठीक है, आपको जो बैरन लैंड और अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड है वो यहाँ पर 12% दिख रहा होगा, वही चीज़ यहाँ पर 5% दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा है, आप एक बार उसको ग्रो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ लैंड, देखिए यहाँ लिखा भी है, एक बार पढ़ के बताया हूँ कि लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन टू दिस पेस्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट? Most of the other than the current fallow lands are either poor quality or the cost of cultivation of such area is very high. Cultivated once or twice in about 2 or 3 years. If included in the net zone area, then the percentage of net zone area is in India is about 54% of the total reporting area. देखिए लिखा गया है कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसा एरिया है जिनकी फर्टिलिटी जो लेवल है, जो जिनका जो लेवल है वो फर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा कम है, या फिर उनके ऊपर जो खेती है वो करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कैसे भी करके हमने उन पर खेती कर लिया, मतलब कि 3 से 4 साल तक मैंने उनको खाली छोड़ दिया, उसके बाद थोड़ी सी फर्टिलिटी आ गई, मैंने कुछ खेती कर लिया। अगर हम ऐसे एरिया को भी जोड़ें तो अभी जो यहाँ पर हमको क्या 45 दिख रहा होगा वो 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ को हमने ऐड नहीं किया, मतलब क्या चीज़ ऐड नहीं किया, वो एरिया जो कि 3 साल बाद जिनके अंदर खेती होती है उन चीज़ को हमने ऐड नहीं किया। ठीक है, चलिए कुछ एरिया ऑफ लैंड है, कुछ एरिया है जहाँ पर कितने परसेंट ऑफ लैंड जो है वो कल्टीवेशन में इंक्लूडेड है। जैसे कि आप पंजाब और हरियाणा में चल जाओगे तो 80% से जो ज़्यादा लैंड है वो कल्टीवेशन में इंक्लूडेड है, मतलब खेती बाड़ी में इंक्लूडेड है, कल्चरेबल लैंड है। ठीक है, वहीं पर आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार आइलैंड चले जाओगे तो वही जो एरिया है वो घट के सिर्फ 10% हो जाएगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम, मणिपुर और अंडमान और निकोबार आइलैंड है, उसके अंदर केवल 10% जो एरिया है वही कल्चरेबल है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, यहाँ पर केवल 10% एरिया जो है, 10% एरिया ही है जो है वही कल्चरेबल है। ठीक है, उसके अलावा बाकी हर जगह जंगल है, आपको पता ही है। देखिए अब बात आ गई कि भाई ये बताओ कि फॉरेस्ट एरिया, एक क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना होना चाहिए इस टोटल 100% में से। ठीक है,
कि भाई सब बोल रहे हैं कि कल्चर, कल्चर बोल रहा हूँ, नेचर को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो। लेकिन सर ये बता दो आप कि ये 100% जो टोटल एरिया है उसमें से कितने परसेंट जो है वो कितने परसेंट जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से 33% जो एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन है कितना? 23%, 23.4%, जो कि अभी भी कम है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम मिसलेनियस जो ट्रीज होते हैं जैसे बगीचे वगैरह हैं उनको भी ऐड कर देंगे तो ये आपको 24% देखने को मिल जाएगा। कितना? 24% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी आप देखोगे तो 8% जो 9% का जो गैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 8 से 9% का जो गैप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हो, ये चीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हो जो मैंने बताया कि फॉरेस्ट एरिया इन आवर कंट्री इज फार लोअर देन द 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। और ये 33% हमें कैसे पता चला? देखिए, तो एक फॉरेस्ट एक्ट आया था 1952 में। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1952 में। इसके अंदर ये 33% जो मार्क है वो रखा गया था कि 33% जो एरिया होना चाहिए वो हमारा किसका होना चाहिए? फॉरेस्ट का होना चाहिए। लेकिन वो तो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि लोगों की नीड्स ही इतनी है। ठीक है, चलिए अब वेस्टलैंड की जो मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टलैंड के अंदर क्या आ गया भाई? ऐसे एरिया जो बहुत ज़्यादा रॉकी है, ऐसा एरिया जो डेजर्ट है, ठीक है, ऐसा एरिया जो नॉन एग्रीकल्चरल है, ठीक है, ऐसे एरिया जहाँ पे रोड बना हुआ है, ऐसा एरिया जहाँ पे रेलवे बना हुआ है, ऐसा एरिया जहाँ पे इंडस्ट्री बना हुआ है, ये सब तो वेस्ट लैंड है ना। ठीक है, ये तो कल्चरेबल लैंड नहीं है, ये तो वेस्ट लैंड हो गया हमारे लिए। ठीक है, चलिए एक और चीज़ कि भाई मेरे पास एक ज़मीन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप ज़मीन पे खेती करते हो तो थोड़ा सा आपको गैप देना चाहिए। ठीक है, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल का गैप देके दूसरी फसल उगानी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर मैं ये गैप ना दूं खेती के अंदर, तो होगा क्या कि आपको लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको लैंड के अंदर जो फर्टिलिटी है वो कम होती हुई दिखने को मिल जाएगा, फर्टिलिटी है वो कम होने को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि भाई आप बार बार खेती कर रहे हो एक ही लैंड पे, तो आपकी जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं रहेगी, कम हो जाएगी उसकी फर्टिलिटी। ठीक है, चलिए अब लैंड डिग्रेडेशन और उसके मेजर उसको बचाने के तरीकों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, फिर हम सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, डन है। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। देखो हमारी जो 95% जो नीड्स है वो कहाँ से आती हैं? इसी लैंड से आती है। चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, अगर घर रहने की जो जगह है वो सब कहाँ से आती है? इस ज़मीन से ही आती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है, लैंड जो है वो डिग्रेड होते जा रहा है। जैसे कि लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, लोग ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, लोग माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग पता नहीं क्या होता है? जहाँ से अब कोयला निकालते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपको लैंड डिग्रेडेशन है उसको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, वो आपको देखने को मिल जा रहा है लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, अब जो माइनिंग साइट्स है उनके साथ दिक्कत क्या है कि भाई हमने माइनिंग किया, उसके बाद उस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया और उसके अंदर कोई भी मैंने चेंजेस नहीं किए कि भाई मैंने यहाँ से चीज़ें तो निकाली लेकिन मैंने उस ज़मीन को ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया। देखिए लिखा है कि माइनिंग साइट्स आर अबेंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज कंप्लीट, लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ओवर बर्डनिंग। ठीक है, आपको दिख जाएगा कि भाई यहाँ पर पहले ही माइनिंग हो रखी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप माइनिंग तो कर लेते हो लेकिन उसके बाद उसको सही करके कौन जाएगा? उस जगह को संभाल के जाओ, सही से उसको मैनेज करके जाओ कि भाई लोग वहाँ पे आकर कुछ कर सके। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। क्या? डिफॉरेस्टेशन। और ये डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई बहुत सारी माइनिंग कंपनीज जो है वहाँ पर आती है और लैंड को काटती है, जंगल को काटती है और अपना माइनिंग एरिया बनाती है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बारे में। अब कुछ ऐसे स्टेट्स है जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनके अंदर क्या है? यहाँ पर जो है ओवर ग्रेजिंग का मामला दिखता है। ओवर ग्रेजिंग मतलब अधिक जो एरिया है उसको गाय ने किसी ने भी चल लिया तो क्या होगा? लैंड डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? ओवर ग्रेजिंग, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हमारे पास पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब क्या हो गया कि भाई जो मिट्टी है, जो वहाँ की मिट्टी है
उसके अंदर सलिनिटी, सलिनिटी मतलब जो मिट्टी होती है जब वो नमक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको सैलिनिटी कहते हैं, ठीक है। और वो उसके अंदर एल्कलाइनिटी मतलब एसिडिक या फिर बेसिक नेचर, एक मिनट, बेसिक नेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऐसे एरिया में वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, समझ गए, ठीक है, ठीक है, समझ गया जी, ये आप समझ गए होगे, ठीक है। अगला आ गया हमारे पास और उसके बाद आ गया चौथा, मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन। हाँ, एक और पॉइंट, आपने देखा होगा कि जो कंपनियां ईंट पत्थर जो है उनका यूज करके टाइल्स बनाती है, मार्बल्स बनाती है, ठीक है, उनसे कितने ज़्यादा धूल निकलता है, ठीक है, कितना ज़्यादा धूल निकलता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो अ रिसोर्स, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, उससे हम अपने प्लांट्स को उगा रहे हैं, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, जब भी तो उग पाता है जी, है ना। तो ये जो कंपनीज है, ठीक है, जो लाइमस्टोन का यूज़ करती है सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है, और कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो टाइल्स बनाती है, ठीक है, ये सब कंपनीज क्या करती है, एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रही है, ठीक है। अभी फिलहाल के ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा कि जितनी भी कंपनीज है वो अपने वेस्ट को या तो ओपन एरिया में डंप करती है, या फिर वो लोग पानी या फिर नदी या फिर किसी भी लेक में डंप कर देती है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा कि इंडस्ट्रीज इफ्लुएंस एज वेस्ट हैव बीन अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। चलिए, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, जहाँ पे आपको डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है वहाँ पर आप पेड़ लगाइए, एफोरेस्टेशन कीजिए, पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास गाय है, कैटल्स है, तो आप एक अलग से ग्रेजिंग लैंड बनाइए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करिए ताकि आपकी जो गाय है वो ओवर ग्रेजिंग ना करे, जिसकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड ना करे, ठीक है। आप चाहते हैं कि लैंड डिग्रेड ना हो, तो आपका खेत है उसकी बाउंड्री पे आप एक शेल्टर बेल्ट बनाइए, मतलब कि इस बाउंड्री पे आप पेड़ उगा दीजिए, जिससे कि ये जो मिट्टी है यहाँ पे खेत की हवा से उड़कर कहीं और नहीं जाएगी, ठीक है, इसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं, ठीक है। और ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करने के लिए मैंने बताई था, सैंड ड्यून्स है, जैसे आप रेगिस्तान में जाते हो तो रेगिस्तान मतलब राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत हल्की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे उस जगह पे आपको थॉर्नी बुशिस का, जैसे कि आप कहते हो कैक्टस, उसको लगाओ, क्या होगा, उससे हवा चलेगी तो जितनी मिट्टी है उसके अंदर फंस जाएगा और वो जो मिट्टी है वहीं पर रुक जाएगी, ठीक है। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। और वेस्टलैंड है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। और जो हमने देखा भी कि भाई जो डिस्चार्ज है वो कंपनी का वेस्ट है, उसको आप थोड़ा सा प्रॉपर डिस्चार्ज या फिर डिस्पोजल के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वाटर जो है वाटर पॉल्यूट नहीं होगा, समझ गए। अगला आ गया सॉइल एज अ रिसोर्स, मिट्टी हमारे लिए कैसे रिसोर्स है। देखिए, मिट्टी बनती कैसे, पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि एक रॉक है, ये एक पत्थर है, भाई बहुत साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने के अंदर, भाई हवा आएगा, इसको तोड़ेगा, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, फिर वो हवा से कहीं और जाके लैंड करेंगे, कहीं और जाके डिपॉजिट होगा, तब जाके मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है सॉइल बनाना, ठीक है। चलिए, देखिए, पेरेंट रॉक या फिर जिसको हम बेड रॉक कहते हैं, ठीक है, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। मिट्टी का निर्माण करने के लिए ये चीज़ें जो कि पेरेंट रॉक है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, और बाकी जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं मिट्टी का फॉर्मेशन करना चाहता हूँ तो, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के फैक्टर्स जो है इस पे एक्ट करते हैं ताकि मिट्टी बन सके, ठीक है, जैसे कि आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, बारिश देखने को मिल जाएगा, हवा देखने को मिल जाएगा, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मतलब होती है बर्फ की जो नदियाँ होती हैं उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर देखने को मिल जाएगा, और इन सब के बाद हमारे पास क्या बन के आता है, मिट्टी, क्या बन के आता है जी, मिट्टी बन के आती है, ठीक है। अभी ये सॉइल का प्रोफाइल है कि भाई सॉइल का जो जो है वो कैसे कैसे किस लेयर में है, ठीक है, मतलब सबसे पहले ऊपर में क्या है, फिर उसके बाद क्या होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होती है। तो इसको याद करने की ट्रिक है, क्या है,
टू स्टडी साइंस बेटर। अब ये ट्रिक क्या है, टू से क्या होगा, टू से हो जाएगा हमारा टॉप सॉइल। सॉइल प्रोफाइल पूछे अगर स्कूल में कि बताओ कि सॉइल प्रोफाइल के बारे में एक्सप्लेन करो, तो सॉइल प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने के लिए इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सब सॉइल, ये हमारा हो गया सब सॉइल। उसके बाद आ गया सब स्ट्रीम, ठीक है, या फिर वेदर्ड पेरेंट रॉक, ठीक है, ये लिख लेना यहाँ पे। उसके बाद आ गया बी से आ गया बेड रॉक, ठीक है, ये हमारा मेन जो पेरेंट रॉक होता है ये बेड रॉक ही होता है, ठीक है। जितने भी मिट्टी होती है उनका निर्माण इस बेड रॉक से ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बस अब खत्म होने वाला है थोड़ी देर में, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल मिलते हैं। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो नेचुरल कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो कि नेचुरल नहीं होते हैं। मैं बोलूँ तो इनके अंदर कार्बन कार्बन जो होता है उसकी मात्रा नहीं होती है, वो इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। अब उसके बेस पर जो मिट्टी है, ठीक है, ये ऊपर वाले जो अभी हमने पढ़ा सॉइल प्रोफाइल, उनके बेस पर जो मिट्टी है, मिट्टी को, मिट्टी जो है ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। ऊपर जो हमने ये पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि भाई सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, सॉइल का कलर, सॉइल की थिकनेस, सॉइल की टेक्सचर, सॉइल की एज, कितना पुरानी वो मिट्टी है, ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मिट्टी की, ठीक है, ये इनके बेसिस पर हम जो मिट्टी है उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो इंडिया के अंदर आप देखोगे कि बहुत टाइप के आपको रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेंगे। रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं भाई, एलिवेशन ऑफ लैंड, ठीक है, उसको हम रिलीफ फीचर कहते हैं। कहाँ पर मिट्टी ज़्यादा ऊंची है, कहाँ पर मिट्टी फ्लैट है, ये हमारे रिलीफ फीचर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीफ फीचर है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रेम्स एंड वेजिटेशन के टाइप हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, मिट्टी के डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। अब हमने बोला कि मिट्टी जो है उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब उनके टाइप्स में सबसे पहला टाइप आ गया हमारे पास अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, वहां पर पूरी जगह पे फैला हुआ है, हर जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। ये जो अलूवियल सॉइल है वो मेनली 3 नदियों द्वारा लाया जाता है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, ठीक है। इनका हम एक्सटेंड मतलब कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो ये आपको राजस्थान और गुजरात में भी देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा उसकी मात्रा नहीं है। आप देखोगे तो ये गुजरात है, ये राजस्थान है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको क्या देखने को मिल रही है, एलुवियल सॉइल की झलक देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको गुजरात और राजस्थान में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको ईस्टर्न पार्ट में भी देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ देखो, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, ठीक है। ये हमारा महानदी, गोदावरी और कृष्णा कावेरी नदियों का जो डेल्टा है उसका फॉर्मेशन इधर ही होता है, ठीक है। तो इधर भी आपको देखने को मिल जाएगी महानदी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी नदी का जो डेल्टा है, वहां पर भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एलुवियल सॉइल, ठीक है। देखिए अब क्या होता है कि ये जो एलुवियल सॉइल है उसके अंदर बहुत टाइप के सिल्ट और क्ले मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के सिल्ट क्लेस से मिलकर हमारा एलुवियल सॉइल जो होता है वो बनता है, ठीक है। जैसे जैसे ही, ठीक है, एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैलीज, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज। देखिए जैसे 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 नदी है, नदी से जितना अंदर जाने की कोशिश करोगे, नदी से जितना बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तो आपको इनकी जो साइज है वो बड़े होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। क्या दिखेंगे, इनके साइज बड़े होते हुए दिखाई ठीक है। और जैसे जैसे इनके पास आओगे ये छोटे होते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इन द अपर रीचेज ऑफ रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक स्लोप द सॉइल्स आर क्वार्ट्स। एक और चीज समझाऊंगा, जैसे नदी जहाँ से निकलती है, ठीक है, जैसे नदी यहाँ से निकली तो यहाँ से जो मिट्टी लेकर आएगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे आएंगी तो वो नदियों के बहाव से वो मिट्टी है वो टूटता जाएगा, ठीक है, यही होगा, हाँ या ना। और इसको हम क्वार्ट्स बोलते हैं। ऐसे जो मिट्टी होती है जो छोटे छोटे कंकड़ जैसे दिखता है उनको हम क्वार्ट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्ट्स, ठीक है। और ऐसी जो मिट्टी है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, पेडिमेंट प्लेन पे। पेडिमेंट क्या होते हैं, जैसे पेडिमेंट प्लेन बताया जाता हूँ एक बार क्या होते हैं। जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जितना लैंड एरिया है ये हमारा पेडिमेंट प्लेन होता है, ठीक है। तो ऐसी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी पेडिमेंट प्लेन पे, जैसे कि द्वार, चोस, तिरई, ये हमारे पेडिमेंट प्लेन के एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
इसके अलावा जो सॉइल है उसको उसकी एज पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि दो प्रकार की सॉइल होती है, एक होती है भांगर, एक होती है खादर। भांगर होती है हमारी ओल्ड पुरानी मिट्टी होती है, और ये हमारी न्यू मिट्टी होती है। ठीक है बच्चों, जो भांगर होते हैं, भांगर के अंदर जो आपको, द भांगर सॉइल हैज कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। जो भांगर है उसके अंदर आपको ज्यादा मात्रा में कंकर देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू भांगर। ठीक है, और बहुत ज्यादा छोटे 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 छोटे, ठीक है, जो भांगर देखने को मिलेंगे, भांगर बोलो, जो कंकर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो छोटे छोटे मिट्टी का पार्टिकल्स है जो देखने को मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे आपको? भांगर वाले रीजन में। ठीक है, भांगर वाले रीजन में आपको ज्यादा छोटे छोटे क्या देखने को मिलेंगे? ज्यादा ही छोटे छोटे क्या देखने को मिलेंगे आपको? पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे मिट्टी के। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है लैंड। ठीक है, इसके अंदर अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फॉस्फेरिक और जितनी भी एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के उगने में नीडेड होते हैं, वो सब इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और ऐसे एरिया जहाँ पर ये मिट्टी होती है वहाँ पर कौन कौन सी फसल उगती है? जैसे कि शुगर केन, पैडी, वीट और जितने प्रकार के सीरियल और पल्सेज होते हैं वो इसी एरिया में उगते हैं जहाँ पर एलोवियल सॉइल मिलता है। ठीक है, यही मिट्टी जैसे कि आपको ड्रायर एरिया जैसे राजस्थान और इधर देखने को मिल जाएगी गुजरात के अंदर, तो ये थोड़ी सी अल्कलाइन होती है, थोड़ी बेसिक होती है नेचर के अंदर। इनको अंदर थोड़ा सा प्रॉपर मैनेजमेंट के हिसाब से, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद इनके अंदर हम इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी इरिगेशन और अच्छे ट्रीटमेंट के बाद हम यहाँ पर खेती कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, ये कॉटन को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हम इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो आपको मिट्टी देखने को मिलेगी वो बसाल्ट जो रीजन होता है, ये जो है सॉइल, ऐसी सॉइल ब्लैक सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बसाल्ट या फिर दक्कन रीजन में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि महाराष्ट्र और ये वाला एरिया है। यहाँ पर आपको देखो कितना ज़्यादा मात्रा में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा डेक्कन एरिया है, यहाँ पर आपको ये क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल है वो देखने को मिल जाएगी। और जो पूरा दक्कन एरिया है वो लावा के फ्लोज से बना हुआ है। अब ये सबसे पहले समझते हैं कि ये जो बसाल्ट है वो किस टाइप का पत्थर है। ये बसाल्ट जो है वो इग्नियस रॉक है। कौन सा रॉक है जी? इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक कैसे बनता है? जैसे ही लावा जो होता है, जैसे ही जो मैग्मा होता है, जैसे ये हमारा एक क्या है, वोल्केनो है, यहाँ से लावा निकला और यहाँ पर आके ये ठंडा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिट्टी बनेगी वो जो होगी वो कैसी होगी? इग्नियस रॉक होगी। कैसी होगी? इग्नियस रॉक। ठीक है, ये लावा के फ्लो से बनी हुई मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लैक सॉइल है वो कौन कौन से एरिया को कवर करता है? तो महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया, मालवा रीजन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, साउथ में भी थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको एक्सटेंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा जो वैलीज है, गोदावरी नदी और कृष्णा वैलीज जो है, गोदावरी नदी और जो कृष्णा रिवर की वैलीज है उनके यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये जो ब्लैक सॉइल होता है ये क्ले मटेरियल से बना होता है। क्ले मटेरियल मतलब ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है मिट्टी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मॉइस्चर होल्ड करते हुए दिखेगी। ठीक है, ये जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखती है। ठीक है, इसके अंदर आपको कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अच्छी मिलेगी, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम की मात्रा जो है आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी इस मिट्टी के अंदर। समझ गए? चलिए, इनके अंदर जनरली जो फॉस्फेरिक कंटेंट होता है इस मिट्टी के अंदर, फॉस्फेरिक कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, ठीक है, और जब गर्मी का मौसम आता है तो इस मिट्टी के अंदर आपको क्रैक देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिल जाएगा? आपको क्रैक्स देखने को मिल जाएंगे गर्मियों के मौसम में। ठीक है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो उसको अच्छे से हवा मिल पाती है। ठीक है, जो एरेनेशन होता है मिट्टी का वो अच्छे से हो पाता है। ठीक है, किसकी वजह से? किसकी वजह से होता है जी? ये होता है हमारा क्या, वो क्रैक होने की वजह से मिट्टी जो है अच्छे से हवा ले पाती है अपने अंदर। ठीक है, ठीक है, यही मिट्टी जब गीली हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेट हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्ले टाइप की मिट्टी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, समझ गए? तो इसीलिए जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है उसके बाद ही हमें यहाँ पर टिलिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टिलिंग। टिलिंग करना पड़ता है हमें, क्या? आफ्टर फर्स्ट रेन, पहली बारिश के बाद ही हमें टिलिंग करने को मिल जाएगा। ठीक है, टिलिंग करते हुए लोग दिख जाएंगे यहाँ पर। और टिलिंग क्या होती है आप एक बार यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ गए हम रेड और येलो सॉइल के बारे में कि रेड और येलो सॉइल क्या होते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बने होते हैं। ठीक है, इसका ये जो होते हैं वहाँ मिलते हैं जहाँ पर आपका रेनफॉल जो होता है थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो ये आपको देखेंगे रेड एंड येलो सॉइल आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल आपको कम देखने को मिलती है यहाँ पर, इसीलिए आपको
रेड एंड येलो सॉइल मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको उड़ीसा कहाँ कहाँ मिलते हैं देख लेते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा। मिडिल गंगा जो है उसके साउथ में आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। और ये जो मिट्टी होती है, ठीक है, रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। ये रेड क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर आयरन की मात्रा, आयरन जो कंटेंट है, आयरन जो है, आयरन जो है वो अच्छी मात्रा में होती है, इसीलिए रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है। चलिए, ये मेटामॉर्फिक रॉक से बने होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। रेडिश कलर क्यों आता है? क्योंकि अंदर आयरन होता है और क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक के डिफ्यूजन से बनता है, ठीक है। और ये जो मिट्टी, जब ये मिट्टी गीली होती है, ये वेट होती है जब, तो ये आपको येलो दिखाई देगी। कैसा? येलो देखने को मिलती है, ठीक है, येलो कलर का, समझ गए जी। चलिए, हम पढ़ने वाले लेटराइट सॉइल के बारे में कि लेटराइट मिट्टियाँ कैसी होती है, लेटराइट जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। लेटराइट जो वर्ड है वो आपको लैटिन वर्ड लेटर से आता है सामने, ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा एरिया जहां पर आपको लेटराइट सॉइल मिलेगा देखने को, वहां पर जो ब्रिक्स होंगी वो लेटराइट सॉइल की बनती है, ठीक है, समझ गए। ये जो आपको कहाँ मिलेगा, लेटराइट सॉइल जो है उसका डेवलपमेंट आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। और यहाँ पर जो सीजन हो कैसा होगा, गर्मी भी आएगी, मौसम बरसात भी होगा, ठीक है। तो ऐसे एरिया में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऐसे एरिया में आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा एरिया जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेटराइट सॉइल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, उनका पीएच लेवल 6 से कम होता है। पीएच लेवल क्या है, आप 10th में हो, आपको पता है, ठीक है। ये एसिडिक होता है नेचर में, ये इसका जो पीएच लेवल होता है वो 6 से कम होता है, ठीक है। और ये आपको सदर्न स्टेट्स में और वेस्टर्न घाट के रीजन में देखने को मिल जाएगी। जैसे आपको ये मिल जाएगी, आपको कहाँ पे, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में कुछ देखने को मिल जाएगा, और कुछ नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर, जैसे ये एरिया देखो, 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 ठीक है। ये सब क्या है, हमारा लेटराइट सॉइल है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, लेटराइट सॉइल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। डेसिडियस क्या होते हैं, डेसिडियस क्या होते हैं? देखो, वो पौधे जो साल में जब मानसून आता है तो ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं। जैसे आपने ऑटम के महीने में पत्ते गिरते हुए देखे ना, तो ये जो पेड़ होते हैं वो डेसिडियस होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो एवरग्रीन होंगे, मतलब जो हमेशा आपको ग्रीन दिखाई देंगे, वो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, ठीक है। इनके अंदर जो ह्यूमस होगा बहुत अच्छी मात्रा होगा, बहुत अच्छी मात्रा में होगा, ठीक है। और ये जब एरिड रीजन में चले जाएंगे, एरिड रीजन मतलब वहां पर जहां पर पानी नहीं है, तो वहां पर इनका ह्यूमस जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। अब आप मेरे को एक मिनट दो, थोड़ा मैं अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा लेता हूँ, इसका बैटरी थोड़ा सा डाउन हो गया है, ठीक है जी। चलिए, तो वापस आ गए। तो मैं क्या बता रहा था, ऐसा एरिया जहाँ पर ह्यूमस, ऐसा एरिया जहाँ पर इसके पास पानी कम होगा, मतलब सेमी एरियड इन्वायरमेंट जहाँ पर होगा, वहाँ पर इसके अंदर जो ह्यूमस है वो कम हो जाएगा। किसके अंदर? लेटराइट सॉइल के अंदर, ठीक है जी। चलिए, लेकिन कुछ अच्छे सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट करने के बाद इनके यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर खेती कर सकते हैं, जैसे आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा, केरला में खेती करने को करते हुए लोग देखने को मिल जाएंगे, तमिलनाडु मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मिट्टी है यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में टी और कॉफ़ी उगता है, ठीक है। लेटराइट जो सॉइल है वहाँ पर आपको टी और कॉफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाएगा। और केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में तो कैश्यू नट भी उगाया जाता है। कैश्यू नट मतलब काजू, जो काजू आप खाते हो ना, ये आपको इसी सॉइल में उगते हुए देखने को मिल जाएगा, लेटराइट सॉइल के अंदर, ठीक है जी, समझ गए। अब आ गए हम एरिड सॉइल के ऊपर। एरिड सॉइल पे आने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। ये हम एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको समझ आएगी पूरी वीडियो, ठीक है। 2 से 3 बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखो, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा फिर आपको वो जो टॉपिक है पूरी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया एरिड सॉइल। एरिड सॉइल वो होता है जहाँ पर आपको ब्राउन कलर की सॉइल देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
रेड से ब्राउन कलर की जो सॉइल है वो आपको देखने को मिल जाएगी ऐसे एरिया में, ठीक है। यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा नमकीन होती है, ठीक है, इसीलिए ऐसे एरिया जहाँ पर आपको एरिड सॉइल मिलेगा वहाँ पर आप देखोगे लोग जो है नमक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं, आपको एरियाज में नमक का कंटेंट ज़्यादा होता है इसलिए सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग द वाटर, ये लोग नमक ऑब्टेन करते हैं इस एरिया में जहाँ पर क्या एरिड सॉइल मिलता है, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ड्राई होता है और हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो इवापोरेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से और क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर ह्यूमस और जो मॉइस्चर है वो आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ के जो मिट्टी है वहाँ पर ह्यूमस और मॉइस्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हाई है और वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कैसा है, टेम्परेचर हाई है और यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पर आपको इनकी मिट्टियों में मॉइस्चर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो इनका लोअर पार्ट है उसके अंदर आपको कंकर देखने को मिल जाएगा, कंकर क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कंटेंट होता है डाउनवर्ड, जब इसके नीचे आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर कैल्शियम भी है, ठीक है। कैल्शियम की वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी होता है वो मिट्टी है उसके अंदर मॉइस्चर अच्छे से मिल नहीं पाता, क्यों, क्योंकि भाई पानी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। ये इन्फिल्ट्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, इन्फिल्ट्रेशन मतलब पानी को नीचे तक पहुंचने से रेस्ट्रिक्ट करता है जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। कैल्शियम का जो कंटेंट होता है वो यहीं पर रोक देता है, पानी को इसके नीचे नहीं जाने देता। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कल्टीवेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है। और ये आपको अच्छे खासा कहाँ देखने को मिल जाएगा, वेस्टर्न राजस्थान में ये चीज़ अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी, समझ गए। तो ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, राजस्थान में, ठीक है। और हाँ वेस्टर्न राजस्थान में यही इसी रीजन के अंदर, ठीक है, आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन इसी रीजन के अंदर वेस्टर्न राजस्थान में आपको खेती भी दिखते हुए मिल जाएगी, खेती भी करते हुए लोग दिख जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके अंदर वाटर इन्फिल्ट्रेशन का एक तो मामला दिख गया, वाटर इन्फिल्ट्रेशन देखा हमने कैसे यहाँ पे खराब है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ लोग जो है वहाँ पे अच्छी इरिगेशन होने के बाद यहाँ पर ये लोग खेती कर सकते हैं। उसके बाद आ गया फॉरेस्ट सॉइल और इसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल क्या होगा, फॉरेस्ट सॉइल भाई आपको पहाड़ों में देखने को मिल जाएगा, माउंटेन एरियाज में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जहाँ पे सफिशिएंट रेन है वहाँ पर आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट, माउंटेन के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये जो सॉइल मिट्टी है उसका जो टेक्सचर है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा लोमी होती है, सिल्टी होती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये बहुत ज़्यादा एक टाइप से फर्टाइल होती है, मैं क्या देता हूँ, ठीक है। चलिए These soils experience denudation and are acidic with low humus content, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर डेन्यूडेशन मतलब मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डेन्यूड होगी, डिग्रेड होगी, देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो ह्यूमस है वो भी आपको कम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप यही इसी मिट्टी के साथ साथ आप इसी मिट्टी को पकड़ के जब आप नीचे की तरफ आओगे तो वहाँ पर जो आपको नदियाँ दिखेंगी और वहाँ पर जो मिट्टी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, ठीक है। मतलब कि जैसे कि कुछ ऐसा एरिया होगा फॉरेस्ट में ही जो कैसा होगा, जो कि जिसके अंदर ह्यूमस नहीं होगा, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसा भी जैसे आप 4 कदम आगे चले तो कुछ ऐसा जमीन दिख जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, समझ गए जी। चलो हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल इरोजन क्या होता है भाई, भाई मिट्टी हवा या फिर इन सब चीज़ों की वजह से जब मिट्टी हवा बोल रहा हूँ, हवा पानी बरसात इनकी वजह से जब मिट्टी जो है मिट्टी के ऊपर की जो परतें हैं वो हटने लगती है, उनको बोलते हैं हम इरोजन, ठीक है। अब आपको एक टर्म दिखने को मिल जाए गुल्लीस। ये गुल्लीस क्या होता है, जैसे कि एक एरिया ऑफ लैंड है, ठीक है, यहाँ पर एक नदी आई, ठीक है, और नदी वहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा गुल्ली इरोजन, मिट्टी आई सॉरी पानी आया, इसने जहाँ जहाँ ये गया वहाँ यहाँ की मिट्टी खाली करता गया, क्यों, क्योंकि ये जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसकी वजह से क्या हुआ, इस पानी ने इस मिट्टी को इरोड कर दिया, ठीक है, समझ गए। चलिए, और ऐसा जो लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा बैड लैंड कहलाता है, ऐसे लैंड को हम क्या कहते हैं, बैड लैंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे लैंड कहाँ देखने को मिल जाएगी जी, ऐसे लैंड आपको देखने को मिल जाएंगे चंबल में, ठीक है, जिनको हम रेवाइंस के नाम से जानते हैं। चंबल में ऐसी ज़मीन को हम रेवाइंस कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेवाइंस, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा ही केस होता है इसके अंदर, तो हमने देखा कि कितना डीप गया, मतलब जो गुल्ली होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा कर दिया, जैसे इसने गड्ढा कर दिया पूरा। लेकिन वहीं पर एक और होता है सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या होता है कि भाई जो केवल जैसे ऊपर की परत ही केवल गई है, देखो यहाँ पर पानी आया है तो केवल इसकी ऊपर वाली परत ही जो है, ऊपर वाली जो लेयर है वही इरोड हुई है, इसलिए क्या होगा हमारा, ये होगा सीट इरोजन। क्या होगा, सीट इरोजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पानी है, पानी की वजह से जो मिट्टी है केवल ऊपर की ही मिट्टी
जो है वो साफ हुई है, मतलब गायब हुई है, इरोड हुई है, ठीक है, तो ये होगा सीट इरोजन, ठीक है। गुल्ली के अंदर क्या होता है कि नदी गई या फिर पानी गया तो उसने एकदम, जैसे ये हमारा क्या है, लैंड, इतना लैंड है, ये हमारा पानी का, और इसने पूरा गैप कर दिया इतना चौड़ा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी क्या, ये हमारा हो जाएगा गुल्ली, ठीक है, जो मैंने बताया जिसके अंदर जो एरिया ऑफ लैंड जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा गैप बनाया जाता है पानी की वजह से, वो हमारा गुल्ली हो जाता है, ठीक है। मेरे को आप एक सेकंड दीजिए जरा, मैं आता हूँ। हाँ जी। अब हमें सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करना है चीज़ों को, तो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम काउंटर प्लगिंग कर सकते हैं, ठीक है। काउंटर प्लगिंग क्या होता है, आप एक बार यूट्यूब पे देखिएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मतलब यूट्यूब पे आप इसकी 3D एनिमेशन देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, भाई ये खेत है, उसके अंदर हमने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और फसल उगा ली, यहाँ पे कुछ और फसल उगा ली, यहाँ पे कुछ और फसल उगा ली, यहाँ पर कुछ और फसल उगा ली, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा भी ज़मीन जो है उसको वेस्ट नहीं किया, ठीक है। इससे क्या होगा कि सारी मिट्टी जो है वही रह जाएगी, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, एक प्रकार का ये भी सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करने का तरीका होगा, ठीक है। हिमालयन एरिया में आपको क्या दिखेगा, टेरिस फार्मिंग। टेरिस फार्मिंग कैसी होती है भाई, ऐसे, अरे यहाँ पे उठा हुआ होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी इलाकों में टेरिस फार्मिंग होती है, क्या होती है, टेरिस फार्मिंग, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ बताया था, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है आपको पता ही है, इससे भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं यही बताया था मैंने, ठीक है। कि भाई हवा चलेगी, हवा चलने की वजह से क्या होगा जी, पत्ते हैं, पत्तों में मिट्टी फंस जाएगी और वहीं पर गिर जाएगी, ठीक है, उसी ज़मीन पर। और अगर सैंड ड्यून्स है, जैसे आप रेगिस्तान में रहते हो तो आप क्या करेंगे, थॉर्नी कांटेदार झाड़ियाँ उगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर भी जो सॉइल इरोजन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉइल इरोजन से बचने के तरीके थे, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। आप एक और बार, मतलब 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको इस चैप्टर से कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। और आप इसके अलावा 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगा दीजिए, आपकी सारी डाउट्स, पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, हर जगह शेयर कर दीजिएगा।